स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। 7 अक्टूबर को एक जंग की शुरुआत हुई जिसमें 1,500 से ज्यादा लोग मारे गए, बहुत सारे सिविलियंस मारे गए और उसके बाद तबाही शुरू होती है गजा में। आज गजा में क्या है? हॉस्पिटल्स हैं लेकिन दवाइयां नहीं हैं, वहां पर स्कूल्स हैं लेकिन टूटे हुए हैं, वहां पर लोगों को रहने की कोई सेफ हाउस, सेफ हेवन, सेफ प्लेस जैसी जगह भी नहीं है। और इसके बाद गजा से एक ही आवाज आती है, बस करो, अब लड़ाई बस करो, ये लड़ाई रोकना है। और ये लड़ाई चलती जा रही है इजराइल वर्सेस हमास की। और इसके बीच में आते हैं ट्रंप और कहते हैं कि मैं एक और वॉर रुकवा सकता हूं, मैं एक और पीस प्रोसेस का हिस्सा बन सकता हूं। और वो एक पीस डील 20 पॉइंट पीस प्लान लेकर के आते हैं इजराइल हमास के लिए। हम समझते हैं क्या है, क्या ये पीस प्लान सक्सेसफुल होगा? क्या ये एक्सेप्ट करेंगे गजा के लोग? क्या मिडिल ईस्ट में सच में शांति आ पाएगी? इसके बाद एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस क्या होने वाला है और इसको लाने की वजह क्या है? इसी समय क्यों लाया गया है? इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा? और इजराइल ने तुरंत के तुरंत इसमें हामी क्यों भर दी? सबसे बड़ा सवाल यह है कि इजराइल जो अब तक अटैक कर रहा था, घुस घुस के लोगों को मार रहा था, चाहे वो ईरान में हो, चाहे वो हौदीज हो, किसी भी तरीके से, अभी कतर में भी उन्होंने बॉम्बिंग की, बट तुरंत नेतन्याहू ने कहा कि बहुत अच्छा पीस प्लान है, हम तो इसे एक्सेप्ट करते हैं और माफी भी मांगते हैं कतर से, यूएस के प्रेशर में। तो यूएस का ये पीस प्लान है, क्या हमास में सच में हटा पाएगा वहां के रेडिकलिज्म को और वहां पर पीस प्रोसेस को स्टैब्लिश कर पाएगा? इसको समझते हैं। हर तरफ एक खबर है, मैसिव ब्लडशेड विल फॉलो, ट्रंप वार्न्स इजराइल हमास ऑन गजा पीस प्लान। गाजा का जो पीस प्लान है वो मान जाओ, नहीं तो यहां पर बहुत ज्यादा खून बहेगा और भी लोग मारे जाएंगे। गाजा पीस प्लान में अभी ग्रेटा थनबर्ग को भी डिपोर्ट कर दिया गया है, जिसकी वजह से वहां पे, ताकि पीस प्लान को और तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। इसके पीछे क्या कारण है, इसको समझते हैं। सबसे पहला कारण तो जो हमें समझ में आता है कि यूएस के ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव है। यूएस के ऊपर सबसे बड़ा दबाव उसके अपने एलाइज की तरफ से है। यूएस चाहता है कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं, ना रशिया पे प्रेशर बना पाए, ना इंडिया पे, ना चाइना पे, और मिडिल ईस्ट में तो हमारी बात ही नहीं कोई सुन रहा है। रैदर जो वेस्टर्न एलाइज थे, जो और भी कंट्रीज थी, वो यूएस का साथ देती थी, एड देती थी इजराइल को, वो भी अब पीछे हटने लग गए हैं। हमने देखा किस तरीके से बाकी देश कह रहे हैं हम फिलिस्तीन को एज अ स्टेट रिकॉग्नाइज करेंगे, जिसका इनडायरेक्ट प्रेशर न सिर्फ इजराइल पे पड़ रहा था, यूएस पे भी पड़ रहा था, क्योंकि यूएस मिलिट्री एड डायरेक्टली दे रहा था इजराइल को, और यूएस की आड़ में इजराइल जो है अपने मिशन को कंटिन्यू कर पा रहा था। तो प्रेशर इजराइल से ज्यादा यूएसए पे था इस बात का। इसलिए यूएसए ने कहा इजराइल को कि अब मान जाओ नेतन्याहू, आपको इस पीस प्रोसेस के साथ आगे बढ़ना होगा, ताकि ट्रंप खुद को कह सके कि डील मेकर हैं वो इन द ऑफिस, और एक बिग ब्यूटीफुल प्लान लेकर के वो आए हैं जिसको दुनिया ने मान लिया। आप देखिए, बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट जस्ट इशूड बाय हमास, ट्रंप का कहना है, आई बिलीव दे आर रेडी फॉर लास्टिंग पीस। वो शांति प्रस्ताव को मान जाएंगे तुरंत, और इजराइल को इमीडिएटली स्टॉप कर देना चाहिए गजा पे बॉम्ब डालना, सो दैट वी कैन गेट द हॉस्टेजेस आउट सेफली। जो भी हॉस्टेजेस हैं उनको निकाल दिया जाए, और वहां से वो जो भी हॉस्टेजेस गाजा के हैं उनको भी रिलीज किया जाए, रिहा किया जाए। और इजराइल के अंदर भी बहुत तेजी से प्रोटेस्ट चल रहा है, नेवर अगेन का प्रोटेस्ट। जैसे होलोकॉस्ट हुआ था ज्यूज के अगेंस्ट, उसी तरीके से कहीं ना कहीं होलोकॉस्ट कर दिया गया था गजा का भी। तो वो कह रहे हैं कि नेवर अगेन, नॉट जस्ट फॉर अस, सिर्फ हमारे लिए नहीं था ज्यूज के लिए नेवर अगेन, ऐसा नेवर अगेन किसी के लिए भी, किसी को भी इस तरीके से मारना गलत है। सो दैट वी कैन गेट द हॉस्टेजेस आउट सेफली एंड क्विकली। राइट नाउ it's far too dangerous, बहुत डेंजरस है to do that. We are already discussions on details to be worked out. This is not about Gaza alone, this is about long sought peace in the Middle East. वो कह रहे हैं मिडिल ईस्ट के जो पीस प्रोसेस है, हम देखेंगे बहुत सारी चीजें मिडिल ईस्ट के पीस प्रोसेस में पहले से रही हैं। If the plan succeeds, he can claim only I could bring the peace over there, और वो अपने नोबेल प्राइज को भी मांगने की इच्छा जताएंगे कि मुझे नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। नहीं, बीबीसी ने भी बहुत अच्छा बताया कि क्या है इस प्लान में। थोड़ा सा हम समझते हैं कि ये 20 पॉइंट प्लान है क्या, और इसमें तुरंत रजामंदी क्यों आती है इजराइल की, वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और क्या हमास इस प्लान को एक्सेप्ट करेगा, बाकी अरब स्टेट्स इस प्लान को एक्सेप्ट करेंगे। कतर ने, जॉर्डन ने पहले ही अपनी सहमति जता दी है इस प्लान के लिए। क्या क्या चीजें हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम थोड़ा उसको समझते हैं।
सबसे पहला पॉइंट है, उन्होंने कहा कि नेगोशिएशन होगा इजराइल और हमास के बीच में, और कोई भी रेडिकल आउटफिट जो है हमास का वो नहीं इसमें काम करना चाहिए, रेडिकल एलिमेंट्स हट जाएं। इजराइल चाहता है कि वहां पर हम पेरीमीटर बनाएंगे, पहले 55% हम अपने सैनिक वापस लेके जाएंगे, फिर हम 22% लेके जाएंगे और आखिरी में 15% हमारे सैनिक वहां पर रहेंगे, एक इनर पेरीमीटर बना के। क्यों? उसको वो लोग कह रहे हैं कि हमें एक कोस्ट लाइन ऑफ सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए कि दोबारा कोई रेडिकल एलिमेंट्स अगर फिलिस्तीन में आ जाता है और वो हम पे फिर से अटैक करेगा 7 अक्टूबर की तरह, तो इजराइल के बहुत सारे सिविलियंस मारे जाएंगे। तो वो एक इनर 15% सैनिक अपना रखना चाहते हैं, जो कि शायद हमास ना माने। नेगोशिएशंस चल रही हैं, हमास ने अभी तक अपनी हामी नहीं भरी है इस मामले में। सो पॉइंट इज, उसके बाद एक बनेगा बोर्ड ऑफ पीस। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोर्ड ऑफ पीस एक अपॉलिटिकल बॉडी है, यानी इसमें कोई भी पॉलिटिकल नेतृत्व नहीं रहेगा पैलेस्टीन की तरफ से। पैलेस्टीन की तरफ से कोई भी पॉलिटिकल नेता इसमें नहीं रहेगा, अपॉलिटिकल बॉडी है जिसमें ग्लोबल लीडर्स रहेंगे जो पीस प्लान को आगे बढ़ाएंगे कि इस पीस प्लान को सिर्फ हम इजराइल हमास तक ना रखें, मिडिल ईस्ट तक एक्सपैंड करें। और इस पीस प्लान के अंदर जो चेयर करने वाले हैं, जो उसको लीड करने वाले हैं, वो हैं आपके डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैं ही इस पीस प्लान को, बोर्ड ऑफ पीस को लीड करूंगा। यह भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसमें कहीं ना कहीं इजराइल अपनी जीत भी देखता है कि अगर ट्रंप लीड करेंगे तो उनके सारे वेस्टेड इंटरेस्ट इसमें माने जाएंगे। रेड क्रॉस का भी बहुत बड़ा सपोर्ट है इसमें कि जल्दी से जल्दी यहां पर इमीडिएट रिलीफ और ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाई जाए, दोबारा रिकंस्ट्रक्शन ऑफ गजा शुरू किया जाए, वहां के हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, इनको वर्किंग तरीके से लाया जाए, ओपनिंग ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स एंड सेफ जोन्स। तो जो भी वहां पर सेफ जोन्स है वहां पर ले जाया जाए नागरिकों को, सिटीजन्स को। इमीडिएट सीज फायर, जो डी एस्केलेशन की बात है, डिसआर्मामेंट की बात है, उसको तुरंत स्टार्ट किया जाए। डीमिलिटराइजेशन एंड डिसआर्मामेंट ऑफ हमास। वैसे भी हमास के पास अब बचा क्या है? हमास के जो टॉप लीडर्स थे वो एलिमिनेट हो चुके हैं। कतर में तो एक पीस टॉक ऑलरेडी होने जा रही थी, यूएस को पता था, वो नेगोशिएट करवा रहा था, और कतर एक ऐसी जगह बन रहा था जहां पर बहुत अच्छे से नेगोशिएशन हो सकती थी इजराइल के साथ, लेकिन वहां पे इजराइल ने अटैक कर दिया। और यूएस को पता था कि कतर जो हमारा अलाई है, वहीं पर हमारी 5th फ्लीट भी है, और हम फिर भी नहीं बचा पाए इजराइल के अटैक से। तो कतर जो एक बहुत पुराना अलाई है यूएस का, वो भी इससे दूर ना हट जाए। इसलिए यूएस ने कहा, ट्रंप ने कहा नेतन्याहू को कि आप माफी मांगिए इस अटैक के लिए कि हमसे गलती हो गई है। तो ट्रंप के प्रेशर में नेतन्याहू ने यह माफी भी मांग ली। तो डीमिलिटराइजेशन एंड डिसआर्मामेंट ऑफ हमास, पॉलिटिकल एंड गवर्नेंस के कुछ प्रोविजंस रखे गए कि डीमिलिटराइजेशन लेयर बाय लेयर तरीके से होगा। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी फ्रेमवर्क भी एक फेज्ड मैनर में डिस्कस किया जाएगा कि लॉन्ग टर्म में एक सिक्योरिटी किस तरीके से बनाई जाए। वहां पे फेज्ड इजरायली विथड्रॉल जो मैंने आपको बताया, पाथ टू नॉर्मलाइजेशन एंड लॉन्ग रन पीस डायलॉग। अभी इस डायलॉग के बाद भारत का यह कहना है, जो न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन आया था अभी, है ना, उसमें यह था कि भाई 2 स्टेट सॉल्यूशन ही इसका एकमात्र सॉल्यूशन है। 2 स्टेट सॉल्यूशन पर जब डायलॉग करेंगे, बातचीत करेंगे, तो यूएन में जिस तरीके से हम देखते हैं सऊदी अरेबिया एंड फ्रांस ने मिल करके इसकी पूरी डॉक्ट्रीन तैयार की है, इंडिया ने भी उसको फेवर किया है, उस पर इनको बात करने की जरूरत है। उस डायलॉग से एक परमानेंट सॉल्यूशन निकल के आएगा। प्लान तो अच्छा लग रहा है, लेकिन इस प्लान से सबसे पहली जो चीज़ होगी वो चीज़ होगी डी एस्केलेशन, और इसके बाद ये लोग डायलॉग्स की तरफ जाएंगे। सवाल ये उठता है इसमें कि इजराइल अचानक से मान क्यों गया? इजराइल जो अब तक ईरान में भी घुस जा रहा था कि हम हमास को कहीं भी नहीं छोड़ेंगे, दुनिया में किसी भी देश में जाके छिप जाओ, हम आपको मारेंगे, और आज इजराइल मान गया। क्यों मान गया इजराइल? सवाल क्या है इसके पीछे? क्योंकि इजराइल की इकोनॉमी अब बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी है। इजराइल में जो 60,000 कंपनीज थी वो पलायन कर चुकी है, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग रुक चुकी है, लोगों के पास जॉब्स नहीं है। जो वेस्टर्न वर्ल्ड से इनफैक्ट बहुत ज्यादा मिलिट्री एड आ रही थी, उनको फूड एड आ रही थी, वो भी अब नहीं आ रही है। इजराइल एज अ कंट्री इकोनॉमिकली जब तक वो एक्सपोर्ट रिलेशंस नहीं बिल्ड कर सकता है, वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ उनका अलग से ट्रेड रिलेशंस में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि नाउ मेनी कंट्रीज सेड कि वो पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज करेंगे। मिडिल ईस्ट में ट्रेड रुक गया है, तो वहां पर प्रोडक्शन ही नहीं हो पा रही है उनकी, तो सेल्फ सफिशिएंट नहीं है इजराइल की इकोनॉमी। इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन बहुत तेजी से हो रहा है। आप देखेंगे जीडीपी स्लो डाउन होते होते निगेटिव में जा चुका है, -4% 2025 में। कॉन्ट्रैक्ट करते करते जब 2023 में 7 अक्टूबर को इसकी शुरुआत होती है, 6% से 4% से -4% तक जा चुका है। इंपोर्ट्स
भी उनके ड्रॉप हो चुके हैं 42%, एक्सपोर्ट 18% इन द अर्लियर स्टेजेस, वो भी कम होते जा रहे हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट यानी पूरा ट्रेड बैलेंस खत्म होता जा रहा है। इजराइल को ये बात समझ में आ गई है, इकोनॉमिकली हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे इस वॉर को और देर तक। नाउ वॉर रिलेटेड कॉस्ट 2023 से अगर देखा जाए 2025 तक कुड रीच अप टू US $55.6 बिलियन। इतना ज्यादा कॉस्ट है इस वॉर का, विच इज अबाउट 10% ऑफ इट्स इकोनॉमी। 10% इकोनॉमी का कॉस्ट आप 2 साल में गंवा चुके हैं। तो ये पैसा अपना बार बार अर्न करने के लिए इजराइल को भी बहुत समय लगेगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो वहां पे कंपनीज बंद होती जा रही है, रोजगार नहीं मिल रही है लोगों को, जिसकी वजह से इजराइल में खुद एक डिमांड आ रही है कि क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर वॉर को बस फंड करने की कोशिश कर रहे हैं या वॉर को बस कंटिन्यू करते जा रहे हैं। तो इजराइल के अंदर के लोग एक डिमांड कर रहे हैं कि इस वॉर को जल्दी से जल्दी रोका जाए और हमारे जो हॉस्टेजेस हैं उनको रिहा करा जाए, रिलीज करा जाए। ये डिमांड लास्ट 6 महीनों से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इजराइल के अंदर यरूशलेम में, तेल अवीव में, बहुत सारी जगहों पे ये डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है। इनफैक्ट इन यूएस भी ये प्रेशर बहुत ज्यादा था। दूसरा मेजर रीजन आप देखेंगे 2026 में इलेक्शंस आ रहे हैं। 2026 में जब इलेक्शंस आ रहे हैं तो नेतन्याहू को एक बात समझ में आती है, उनको ये एक बात समझ में आती है कि एक कोलिशन गवर्नमेंट वो लीड कर रहे हैं अभी, और 2026 में अगर इलेक्शन होगा तो उनको ये जीत कैसे दर्ज कराएंगे। वो लोगों के सामने एक फिर से हीरो प्रोजेक्ट होंगे। कैसे? फार राइट, जो बहुत ज्यादा फार राइट वाले लोग हैं वो ये डिमांड करते हैं कि एनिहिलेशन ऑफ हमास को खत्म कर दिया जाए, वाइप आउट कर दिया जाए। उनका सपोर्ट मिलता है नेतन्याहू को, और उनकी डिमांड ये है कि अब जब तक आप हमास नहीं खत्म करोगे तब तक हम आपको सपोर्ट देते रहेंगे, लेकिन अगर आप इस वॉर को रोकोगे तो हम आपका सपोर्ट भी रोक देंगे और आपकी सरकार गिर जाएगी। ये नेतन्याहू को पता है। तो फार राइट अगर विड्रॉ भी कर लेता है अपने कोलिशन गवर्नमेंट को, कोई बात नहीं, सरकार गिरेगी, इलेक्शन तो आ ही रहे हैं। पीपल्स सेंटिमेंट वुड बी विथ हिम, लोगों का सेंटिमेंट उनके साथ जाएगा, नेतन्याहू के साथ, और दोबारा इलेक्शंस में उनको जीत मिल सकती है। इसलिए वो इस वॉर को रोकना चाहते हैं। एक मेजर और कारण आप पूछेंगे तो फिर तो 2022 में भी, पहले भी जब इलेक्शंस हुआ था, कोलिशन गवर्नमेंट बनी थी, वो 2023 में कह देते कि नहीं, हम नहीं दर्ज कराना चाहते हैं, वॉर को हम आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, और रोक सकते थे। नहीं, उस समय नेतन्याहू की इमेज बहुत क्लीन नहीं थी, बहुत सारे करप्शन के चार्जेस थे। आज वो एक वॉर हीरो की तरह अपने आप को दिखा रहे हैं कि हमने हमास के लीडर्स को कहां कहां घुस के मारा है, हमने किस किस तरीके से, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो ईरान हो, हर जगह हमने, जब अगर इजराइल पे अटैक हुआ है तो हमने उसका जवाब आयरन स्वॉर्ड से दिया है। नेतन्याहू वॉज फेसिंग करप्शन चार्जेस एट दैट टाइम। नाउ उनका पब्लिक सेंटिमेंट जो है वो एक वॉर को रोकने वाला है, और वॉर में एक अपने आप को वॉर हीरो की तरह वो प्रोजेक्ट कर पाएंगे। ट्रम्प कॉल्स फॉर एन एंड टू नेतन्याहूज करप्शन ट्रायल। तो उस समय उनकी इमेज जो थी वो क्लीन करी गई इस वॉर के द्वारा। बट नाउ ही सीम्स टू बी अ कैरिज्मेटिक लीडर ऑफ इजराइल। अब उनको अपने अंदर एक कैरिज्मेटिक हीरो दिख रहा है, एक रोल मॉडल दिख रहा है। ही प्रूव्ड कतर, ईरान, सीरिया, इजिप्ट एंड हाउदीज कि किस तरीके से हम वाइप आउट कर सकते हैं एनीथिंग अगेंस्ट इजराइल। और ये चीज वहां के लोगों के सेंटिमेंट में उनको लगता है कि 2026 में दोबारा जीत पाएंगे। प्लस यूएस बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है यूएस के मिलिट्री एड पे, लेकिन मिलिट्री एड की भी एक लिमिट होती है। यूएस कैनॉट प्रोवाइड फूड एड टू देम, यूएस कैनॉट प्रोवाइड जॉब्स टू देम। और अगर फूड और मिलिट्री दोनों पे ही डिपेंडेंट हो जाएगा इजराइल, तो उसकी स्थिति भी एक वीक स्टेट जैसी हो जाएगी। जो 10% ऑफ इकोनॉमी वो लूज कर चुके हैं अपना 2023 से 2025 तक वॉर को फंड करने में, वो दोबारा उनको अर्न करना पड़ेगा। बहुत छोटा देश है इजराइल, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की वजह से वो पैसा कमाते हैं। सो पॉइंट इज, सिंस द वॉर बिगेन, यूएस हैज प्रोवाइडेड एटलीस्ट $21 बिलियन इन मिलिट्री एड टू इजराइल, कवरिंग बोथ बाइडेन एंड ट्रंप ईयर्स। सो पॉइंट इज वेरी क्लियर, दिस इज इंपॉर्टेंट कि वो अपनी जो डिपेंडेंसी है मिलिट्री यूएस के ऊपर, उसी के बेसिस पर अब तक अटैक को जारी रख पाए, वॉर को जारी रख पाए। और वो अगर हट जाएगा तो उनकी समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। इंटरनल फ्रैक्चर्स हमने देखा है। प्रोटेस्ट इनसाइड द इजराइल आप देख सकते हैं, बहुत ज्यादा ऑलरेडी प्रोटेस्ट चल रहा है इजराइल में। Thousands have protested Netanyahu's government, accusing it of moral blindness against humanity। आप चले गए हो, आप हमास को मारते मारते बहुत सारे सिविलियंस को मारने लग गए हो। तो एक रेडिकल आउटफिट को मारना था, ना कि आपको पूरे के पूरे सिविलियंस को ही खत्म कर देना था। एंड रेकलेस एस्केलेशन ऑफ द वॉर। तो नेतन्याहू को एक पता था कि अब मेरे को पॉज तो करना है, एंड गिविंग द क्रेडिट टू द पर्सन डोनाल्ड ट्रंप,
उन्होंने इंश्योर किया, डोनाल्ड ट्रंप ने इंश्योर किया दोबारा एक री एंट्री ली मिडिल ईस्ट पीस प्रोसेस में अपने। सवाल ये उठता है कि क्या हमास मानेगा? और हमास के पास कुछ भी लूज करने को नहीं है, हमास के पास एक अपर हैंड मिलता है इस डील में। अगर हमास नहीं माना तो नेतन्याहू तो ये वॉर रोकना ही चाहते हैं, उनकी मजबूरी है, ना इकोनॉमिकली, ना पॉलिटिकली, वो ना जियोपॉलिटिकली वो इस वॉर को कंटिन्यू कर सकते हैं। सो कहीं ना कहीं नेतन्याहू की मजबूरी है इस वॉर को रोकना, और हमास इस बात को जान रहा है। ऑल्दो उनके सारे टॉप लीडर्स अब नहीं रहे, हमास का रेडिकल आउटफिट अभी भी खत्म हो चुका है। हमास इज नॉट अ कन्वेंशनल पॉलिटिकल पार्टी इन द सेम सेंस एज वेस्टर्न डेमोक्रेटिक entities. Ismail Hani, many of Hamas top leaders have been killed. So Hamas अगर अभी भी मना कर देगा तो उसके आगे इस पीस प्रोसेस का क्या होगा, इसके बारे में ट्रंप ने कुछ कहा नहीं अभी तक। सो पास्ट पीस डील्स अगर हम देखेंगे पहले क्या क्या हुआ है, ऑस्लो अकॉर्ड्स 1993 ऑनवर्ड्स चल रहे थे, फ्रेमवर्क दैट इन्विजन्ड अ टू स्टेट सोल्यूशन, और इसी के बारे में यूएन में अभी डिस्कशन हुआ, न्यूयॉर्क सोल्यूशन, और उन्होंने भी हम बात कही टू स्टेट सोल्यूशन, एक पैलेस्टीन एक अलग स्टेट बनता है और इजराइल एक अलग स्टेट बनता है, तभी इसका सोल्यूशन निकल पाएगा। कैंप डेविड अकॉर्ड्स भी हुए थे और अब्राहम अकॉर्ड्स अंडर ट्रंप, अब्राहम अकॉर्ड, फिर I2U2 पीस प्रोसेस बनता है जिसमें भारत भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ओके, 20 पॉइंट गजा पीस प्लान 2025 में आता है रीपैकेज्ड रियलिटी की तरह। क्या ये रीपैकेज्ड रियलिटी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल होती है, इस पे तो बाद में बात करेंगे। सबसे पहले तुरंत क्या इसको हमास मानता है, और इसमें जो डी एस्केलेशन है, डीमिलिटराइजेशन है, डिसआर्मामेंट है, उस पर बात मानी जाती है या नहीं। सबसे पहले एक और चीज है कि वहां पर जो ऑलरेडी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है ग्लोबल लेवल पर, एक थुसाइडेड स्ट्रैप एज अ ग्लोबल लीडर, यूएस, इंडिया, these countries need to ensure कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को कैसे कम किया जाए। इजराइल हैज इंजोर्ड 1,10,265 लोग, ओके, पीपल इन गजा सिंस October 7, दैट्स 1 out of 20 पीपल इन गजा। 20 में से एक आदमी मारा गया है, इस लेवल पर वहां पर नरसंहार चला है। सिंस October 7, 2023 over 67,000 Palestinians have died with thousands more wounded। इस सिचुएशन को रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। इंटरनेशनल प्रेशर जिसकी वजह से बढ़ता जा रहा था, और खुलेआम अभी देशों ने यूएस को क्रिटिसाइज भी किया। बहुत कम लोगों ने इजराइल को फेवर किया, बहुत कम लोगों ने यूएस को फेवर किया। सो यूएस की स्ट्रैटेजी अभी ये थी कि उसको पता था कि हमारे हाथ से पावर जा रही है, बस कुछ देर के लिए रिमोट कंट्रोल मेरे पास है, और इस रिमोट कंट्रोल का अगर सही प्रयोग नहीं किया जाएगा तो वो भी मेरे हाथ से चला जाएगा। तो इंटरनेशनल प्रेशर इज माउंटिंग, सीज फायर रिपीटेडली tried, ceasefires repeatedly broken, and then UN genocide report, Israel has committed genocide in Gaza. When this report came, US understood कि मुझे 1 या 2 महीने के अंदर जल्दी से जल्दी ट्रैक बैक करना पड़ेगा। इसी क्योस में ट्रंप लेकर के आते हैं 20 पॉइंट पीस प्रपोजल दैट रीशेप्स द कॉन्फ्लिक्ट, genocide in Gaza and end this, फ्री द पैलेस्टीनियंस, इस तरीके के नारे लगते हैं। ग्लोबल सपोर्ट निकल के आता है, और जिसकी वजह से इजराइल भी मान रहा है इस बात को। दिस इज नॉट जस्ट अबाउट गाजा, इट इज अबाउट ग्लोबल इन्फ्लुएंस, पावर बैलेंस एंड रेपुटेशनल कैपिटल। यूएस वांट्स टू रीस्टार्ट डोमिनेंस इन द मिडिल ईस्ट। यूएस दोबारा अपनी कार्टर डॉक्ट्रिन को रिवोक करना चाहता है, मिडिल ईस्ट पीस प्रोसेस का पार्ट बनना चाहता है, और यूएस को पता है कि अब मेरे हाथ से कंट्रोल से चीजें बाहर जा रही हैं, लोग मेरे इन्फ्लुएंस को नहीं मान रहे हैं, ठीक है। क्योंकि वहां पर अगर मिडिल ईस्ट पीस प्रोसेस में यूएस का दबदबा नहीं रहेगा तो उसे पता है बहुत इजीली वहां पर चाइना, रशिया या फिर इंडिया एंट्री ले लेंगे, और चाइना रशिया वहां पर ऑलरेडी नेगोशिएशंस में आ रहे थे। आपने देखा किस तरीके से ईरान के सपोर्ट में भी उन्होंने बात कही, डिस्पाइट द अटैक ऑफ यूएसए। सो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। जिस तरीके से अरब नाटो बनने की बात होने लग गई, यूएस का एक क्लोज एलाई पाकिस्तान भी वहां पर चला गया और कह रहा है कि हम अरब नाटो को एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला देंगे। सो यूएस अंडरस्टूड कि हमारे सारे दोस्त अब हटते जा रहे हैं। इंडिया का स्टेक बहुत क्लियर है, वो मिडिल ईस्ट पीस प्रोसेस भारत के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 87% क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, तो इकोनॉमिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसमें से 50%, 53% एग्जैक्टली हम मिडिल ईस्ट से ले आते हैं। स्ट्रैटेजिक डिप्लोमेसी एंड इंडियाज बैलेंसिंग एक्ट, स्ट्रॉन्ग टाइज हैं हमारे इजराइल के साथ भी, डिफेंस के लिए, इनोवेशन के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, वाटर यूज एफिशिएंसी के लिए, एंड वोकल ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट फॉर पैलेस्टीनियंस।
तो हम वहां पर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को भी रिजॉल्व करने की बात कर रहे हैं और हमारे इकोनॉमिक रिलेशंस इजराइल के साथ भी हैं, तो वो पीस प्रोसेस भारत की बहुत हेल्प करेगा। फ्यूचर ट्रैजेक्टरीज एंड पॉलिटिकल स्टेक्स आगे क्या है? अगर ट्रंप रिटर्न्स एंड मेक्स दिस पॉलिसी ऑफिशियल, अगर ट्रंप जीतते हैं और इस पॉलिसी को ऑफिशियल कर देते हैं कि भाई 20 पॉइंट पीस प्लान आगे जाता है, तो ये बैकबोन बन जाएगा मिडिल ईस्ट पॉलिसी का भविष्य में। और जो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है मिडिल ईस्ट में, मिडिल ईस्ट के गवर्नेंस में आप देखें कि बाहर के प्लेयर्स बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स, सऊदी अरेबिया, ईरान, यूएस, इजराइल, ये सारे प्लेयर्स जो हैं आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट में हैं, तो एक वैक्यूम क्रिएटेड है ग्लोबल लीडरशिप को लेकर के। इफ यूएस पुल्स बैक और फेल्स, चाइना एंड रशिया एंड अदर रीजनल पावर्स मे फिल दिस वैक्यूम, और अरब स्टेट्स जो हैं मे रिकैलिब्रेट देयर मूव, वो देखते रहे हैं कि वो किस तरफ उनको जाना है, टुवर्ड्स रशिया, चाइना और टुवर्ड्स यूएसए, तो उसी हिसाब से वो रिकैलिब्रेट करेंगे अपना मूव। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गाजा के बच्चे क्या चाहते हैं? दे आस्क फॉर पीस। सबसे पहली चीज है पीस, उसके बाद हम इस पीस प्लान को थ्रू डायलॉग एंड डिप्लोमेसी आगे लेकर के जाएंगे। दे डोंट वांट टू आस्क फॉर डील्स, उनको चाहिए पीस, उनको चाहिए शांति, उनको चाहिए समझौता, उसके आगे जाकर के देखेंगे कि ये डील कैसी है। बट इन द कॉरिडोर्स ऑफ पावर बिग मैन राइट लॉन्ग क्लॉजेस। अगर ट्रंप का 20 पॉइंट प्लान सच में सिविलियंस और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए है, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, या फिर वो एक नई पावर इक्वेशन को गढ़ना चाहते हैं मिडिल ईस्ट में, ये एक सवाल है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आप लोग। वन क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर यू, व्हाट इज द मेजर रीजन दैट पीस एफर्ट्स लाइक ऑस्लो, कैंप डेविड, एनापोलिस रिपीटेडली फेल्ड? इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्या है इसमें से कारण। जिसका भी आंसर करेक्ट होगा, आई विल लाइक दैट comment in the comment box. A very good news for all the aspirants. GS Foundation prelims to interview लॉन्ग टर्म अक्टूबर बैच जस्ट स्टार्ट हुआ है। सो प्रीलिम्स से लेकर के मेंस इंटरव्यू तक की प्रिपरेशन के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। बैच 3 भाषाओं में है, इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश। आपको कोड यूज करना है ART live टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। आपकी कोई क्वेरी है, आप 7303212303 पे कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।